गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन है, ध्यान रखिएगा, एक सैंडविच सेशन है। बेसिकली हम छुट्टी से हैं, वीकेंड से लौटे हैं और कल महावीर जयंती के चलते मार्केट हॉलीडे। उस बीच भारतीय बाजार सबड्यूड से कामकाज करते हुए ऑफ डेज हाईज कह लीजिए। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, 400 प्लस 428 मेरे ख्याल से आज दिन के हाईज थे। वहां से 50 पॉइंट ऑफ डेज हाईज इस समय हम कामकाज कर रहे हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पिछले हफ्ते के जबरदस्त मूव्स, इवन फ्राइडे के अच्छे अप मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड शायद नजर आ रहा है। 380 के आसपास निफ्टी इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ। दरअसल जो स्टॉक्स जो पॉकेट जिन्होंने फ्राइडे को मदद करी थी और ट्रेंडिंग डे बनाने में, गजब के अपटिक्स डिलीवर करने में, वही थोड़ा सा बैकफुट पे आज की ट्रेडिंग सेशन में इस समय नजर आएंगे आपको। तो कोई आईटी में इंफोसिस, टीसीएस ठंडा काम कर रहा है आज। आईटी ने बड़ा सपोर्ट करा था फ्राइडे को। बैंक्स मिला जुला कामकाज और उसमें एक हैवीवेट आईसीआईसीआई बैंक इस समय पस्त होकर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इवन रिलायंस, जिसके लिए ट्रेंडिंग डे था फ्राइडे को, रिलायंस इस समय थोड़ा सा पस्त ट्रेड करता हुआ। तो ये सब वो पॉकेट या स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं जिन्होंने फ्राइडे के अपटिक्स में मदद करी थी। बस ये सब कंसोलिडेशन में, और इसीलिए आप थोड़ा सा ठंडा कामकाज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। लेकिन पहले एक काम करें, जो 45 मिनट का सेशन हुआ है, जो अब तक सेशन का अपडेट मैंने दिया, थोड़ा सा सबड्यूड है या कंसोलिडेशन का मूड लग रहा है, उसको समझ लिया जाए। वीरू, रीडिंग क्या है? प्रॉफिट्स बुक करने की हमने सुबह से वकालत करी थी, सुबह से आपकी कमेंट्री में वहां पे बातचीत हो रही थी, पर बिकवाली करने का मन नहीं था, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का था। तो ऐसे में अब मार्केट्स को, स्क्रीन्स को देखते हुए रीडिंग क्या है, किन लेवल्स पे री एंटर करना है मुझे मार्केट्स में? वही आशीष जो सुबह मेंशन किया था, 336 टू 88, और आप यकीन मानिए निफ्टी का लो एग्जैक्टली वही आशीष। इंट्राडे लो है वही क्लस्टर 323, और आप निफ्टी को देखिए, वहां से एक बार फिर से 390 की जोन को स्ट्राइक कर रहा है, वहां से 60 पॉइंट मिले। वो बेस ही थर्स्ट जनरेट करेगा आशीष। 2,67,000 पुट शॉर्ट थे, 2,67,000 पुट शॉर्ट थी उस रेंज में। तो वही बेस 336 टू 88, वही 30-40 पॉइंट का बेस ने एक पुल बैक जनरेट किया। वी आर नाउ एट 373 अगर आपने लॉन्ग ट्रेड पिक किया है। बट मैं फिर कहूंगा, मैं आपको आशीष कुछ देर में ये कुछ कॉल के आंकड़े दिखाऊंगा। ये 17,400 17,500 कंसिडरिंग ट्यूसडे ब्रेक जो छुट्टी है उसके चलते वो कॉल राइटर डेफिनेटली होगा। तो हमें अपने ट्रेड ट्रेजेक्ट्री यही 17,330 300 और करीब करीब 17,380 17,420 के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। यही ट्रेड ट्रेजेक्ट्री हमारी। और निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक के पास एक एडवांटेज है आशीष। निफ्टी बैंक एकला चलो है, उसके पास रिलायंस का प्रेशर नहीं है, उसके पास निफ्टी आईटी का प्रेशर नहीं है। क्या क्या ट्रेड थीम थी? बाय द फर्स्ट बेस एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो रहा करीब करीब 40,530, और वहां से पुल बैक देखिए आशीष, बैंक निफ्टी अब हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में है। लेकिन फिर कहूंगा आशीष, रेजिस्टेंस वन that 4850 that is falling 100-day exponential moving average, ये जो आपके स्क्रीन पे आया है, इस पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में जरूर कन्वर्ट करें। यही आज की ट्रेड थीम आशीष। ब्यूटीफुल, ये है लेवल्स, ये है वो सुबह से जो मेंशन लेवल्स थे। ब्यूटीफुली उसी ट्रेजेक्टरी में बाजार मूव कर रहा है। कहां खरीदना है, कहां री एंटर करना है, वो लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर। फ्लैट जो हमने फ्राइडे को क्लोज दिया था, वहीं पे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया फेयर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को अप मूव्स नहीं थे, लेकिन फ्राइडे को लार्जली लार्ज कैप्स का दिन था। इन कंपैरिजन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, आपको याद होगा, सबड्यूड ट्रेड कर रहे थे। आज वो पॉकेट कैचअप प्ले कर रही है। इंडेक्स मत देखिएगा, वो एडवांस डिक्लाइन ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रहा है। 5:1 कर दमदार ट्रेड में दमदार पैनल है, उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ आज होंगे ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट, कोलकाता से अमित सेठ साहब, निर्मल बंग सिक्योरिटी से स्वाति होतकर, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब, और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर। इन सब की मदद लेंगे, कुछ बढ़िया से ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ये लेकिन वीरू मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई जोक पड़े क्या? नहीं, मैं तो निफ्टी को दिख रहा था। अच्छा, निफ्टी को दिख रहा था। लेवल्स शायद सही सही चल रहे हैं, इसलिए वीरू मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बात कुछ और अभी बता नहीं रहे। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, कोई बढ़िया से ट्रेड्स सुबह सुबह?
जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मॉर्निंग से हम देख रहे हैं ऑटोज के अलावा दो सेक्टर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, पावर सेक्टर। तो मेरा पहला चॉइस पावर से रहेगा। पीएफसी भी अच्छा लग रहा है, एनटीपीसी भी अच्छा लग रहा है, तो उनमें से अगर मेरे को कोई चूज करना है तो दैट विल बी एनटीपीसी। एनटीपीसी में मुझे लगता है पुल बैक जो आना था, पुल बैक ने अपने लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक पुल बैक आया, वहां से हम एक अप ट्रेंड वापस देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग अबव 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे लगता है कि इसमें हायर प्रोजेक्शंस वापस आ रहे हैं, ट्रेंड हायर हाई हायर लोस का स्टॉक में अभी भी इंटैक्ट है। कैश में इसका प्राइस 177 का है, इसे बाय करें। टारगेट्स लगभग रहेंगे 183 के और स्टॉप लॉस रहेगा 174 का। सेकेंड स्टॉक जो मेरी नजरों में है, विच इज डूइंग रियली वेल, सारे क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज टाइटन। टाइटन का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और इसने एक लास्ट वीक हल्का सा डिप दिया था अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस में, जो कि लगभग 2480 2500 के आसपास, और वापस हम अपटिक देख रहे हैं। तो टाइटन का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसे बाय करें। 2530 का इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 2600 के और स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। बढ़िया, दो बढ़िया से पिक्स आ गए, एनटीपीसी और टाइटन। टाइटन लास्ट शो में जाते जाते सतपुते साहब ने भी खरीदवाया था, एक बढ़िया सा ऑप्शन ट्रेड हम ऑलरेडी उनके साथ राइट कर रहे हैं। अमित सेठ साहब भी वेट कर रहे हैं उस टाइटन के कॉल को। उनका भी मानना है स्टॉक तेजी पकड़ेगा, 2600 तक के टारगेट्स यहां पे नजर आएंगे। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आज के प्रिफर्ड ट्रेड 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? यस, गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के लिए मैं दो बाय कॉल लेना चाहूंगी। पहले है एक मन्नापुरम पे। मन्नापुरम अभी 52 वीक हाई उसने ब्रेक किया है एंड ऑलमोस्ट काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखा है अपना स्ट्रेंथ, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है ये न्यू 52 वीक हाई कोट कर सकता है 135 136 के लेवल्स तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो करंट लेवल पे मन्नापुरम आप बाय कर सकते हो। तो 121 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर 135 रुपीज का टारगेट। सेकेंड बाय कॉल मेरा टाटा कॉम पे है। टाटा कॉम का अगर आप चार्ट देखोगे तो फ्राइडे हम लोग ने एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था। वॉल्यूम्स एंड प्राइस काफी डिसेंट थे, तो मुझे लगता है इसमें ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एटलीस्ट 1310 1320 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे आप टाटा कॉम बाय कीजिएगा, 1220 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1310। ओके। वीरेंद्र जी, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी नजर बैंकिंग स्टॉक्स पे है और ये जो इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके बाद भी मुझे लगता है यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेंथ में वीकनेस या स्ट्रेंथ वीक हुई है, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे तो लगता नहीं है। इनफैक्ट एक बाय कॉल रहेगा कोटक बैंक पे, जहाँ पे मोमेंटम शुरू हुआ है जो 50 डीएमए के ऊपर है। अगर आप इसे टेक्निकली भी देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया उसमें कंटिन्यूएशन है, जिसका टारगेट अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो 1780 का पहला पड़ाव होगा, उसके बाद 1800 तक जाएगा। तो इट्स अ बाय इन कोटक बैंक। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1735 पे। दूसरा बाय कॉल रहेगा, देखिए पूरा एक कॉन्ट्रा भी ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूँ, जहाँ पे ओवर सोल्ड है सिचुएशन और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी मंदी होनी थी हो चुकी। एंड उसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता है और वो है बाटा। बाटा में देखिए यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है परसों के दिन 1431 पे फिलहाल ये ट्रेड पर है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका टारगेट बनेगा 1475 1480, लेकिन आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 1410। सो इट्स अ बाय इन बाटा एंड इट्स अ बाय इन कोटक। काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, बट अगेन जब शॉर्ट कवरिंग आई तो इनमें थ्रस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स क्या हैं? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखना चाहिए। जिस तरीके से निफ्टी ने 17,450 के आसपास के स्विंग्स बनाने के बाद थोड़ी सी बिकवाली देखी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर थ्रू आउट द डे कॉशियस रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्टॉक्स पिकअप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर यूपीएल का डेटा काफी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू एसआरएफ एंड दीपक नाइट्रेट, सॉरी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से इसने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के कोड्स रजिस्टर किए हैं, तो यहाँ पर शायद मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए ऑन द हायर साइड। 745 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर यूपीएल में खरीदारी की जा सकती है। बाइंग करनी है आपको लगभग अराउंड 730 तक। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 724 ऑन द लोअर साइड एंड खरीदारी करनी है यूपीएल के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द शॉर्ट साइड काफी दिनों से यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का डेटा थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था। एंड जिस तरीके से वापस इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की ओपनिंग रखी है, प्लस अपने प्रीवियस दो स्विंग लोस को ये चैलेंज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली की पोजीशन डिप्लॉय की जा सकती है फॉर द डे। स्टॉप लॉस आपको 4340 पे लगाना है
एंड इंट्राडे मुझे लग रहा है 4200 का स्विंग पॉसिबल है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है 4340 पे, इंट्राडे टारगेट होगा 4200 का। ये है आज के सारे 10 के दमदार ट्रेड्स, बढ़िया 8 पिक्स आप लोगों की स्क्रीन्स पर। अच्छा, आज के बिग मार्केट वॉइसेस पे जाऊं, जिस पे आज हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल साहब जुड़ेंगे। उससे पहले आज जो आईपीओ खुला है उसका क्विक चेक ले लिया जाए। एवलॉन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुला है। थर्सडे 6 अप्रैल को बंद होगा। 415 से 436 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 865 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने का काम ग्लोबल ओईएम्स के लिए। अगर आसान शब्दों में समझना है तो कोई सिरमा, एसजीएस जो था, या केन्स टेक्नोलॉजी जो हाल के आईपीओ थे, सिमिलर बिजनेस मॉडल वाली कंपनी आपकी स्क्रीन पर पैसा लगाना है नहीं लगाना, वो सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आस्था, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है? अरे मैचिंग आस्था, क्या व्यू बन रहा है एवलॉन को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने बोला था सिरमा और केन्स के साथ इसका कंपैरिजन किया था, तो मैं एक बता देती हूँ। सिरमा इसका एग्जैक्टली थोड़ा कंपेटिटर हो सकता है, केन्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये मैं कंपनी की बात करती हूँ। तो जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये 99 में स्टैब्लिश हुई थी और ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बनाती है, चाहे से वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेके जो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो बॉक्स बिल्ड होता है वहां तक का ये पूरा सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब जो ये कंपनी है ये एकमात्र ऐसी कंपनी जिसकी कि इंडिया के अलावा यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और अलग अलग इंडस्ट्री में ये काम में आते हैं। लाइक क्लीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं वहां पे, मोबिलिटी में अगर हम एरोस्पेस, रेलवे, ऑटोमोटिव की बात करें तो वहां पे भी है, पावर में है। तो ये इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। केन्स के साथ ये इसलिए कंपेटिटर नहीं है क्योंकि इनका जो मार्केट है वो B2B है और केन B2C है। इसलिए मैंने बोला कि केन्स के साथ ये एग्जैक्ट कंपेटिटर में नहीं होता है। अब ये कंपनी में करना क्या है, देखिए सब्सक्राइब की रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये कंपनी फुली इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। तो देखिए जो इनके रेशियोज है, स्पेशली जो ग्रॉस मार्जिन और पेट मार्जिन है वो हाईएस्ट एंड इंटीग्रेटेड हाईएस्ट है इनकी इंडस्ट्री में, जो कि सबसे अच्छी बात है। मार्की कस्टमर भी इनके साथ है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकती वो है कि ये B2B मार्केट्स को केटर करते हैं, जो कि मार्केट साइज इतना बड़ा नहीं है ईएमएस इंडस्ट्री का जितना कि B2C है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना है। हो सकता है लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, तो रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की। ओके, आशा जी की राय यहाँ पर एवलॉन टेक बाय और सब्सक्राइब, बट नॉट फॉर लिस्टिंग गेन्स। शायद वो ना भी हो, शायद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक सब्सक्राइब है और लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, सिर्फ आइसोलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आस्था जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस आईपीओ पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। अब एक बार फिर से लौटते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। आज हमारे साथ श्री महेश पाटिल, सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के जुड़े हैं। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना सर, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है और मार्च में यूएस मार्केट में जो आई थिंक हुआ या फिर यूरोप में जो बैंकिंग क्राइसिस था वो कुछ स्थिर हो रहा है या फिर इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं। और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट कि क्रूड में एक बहुत ही साइजेबल पुल बैक टुवर्ड्स नाउ 85। सर आप कैसे रीड कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को और ये प्री अर्निंग्स मार्केट की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? या नमस्कार। तो मार्केट में अभी ये साल में अगर देखा तो इंडियन मार्केट जो है काफी अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले। हमने देखा है कि ग्लोबली सभी मार्केट जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, यूएस, यूरोप, चाइना मार्केट्स ये साल एटलीस्ट ईयर टिल डेट, ये कैलेंडर ईयर में ऊपर है। इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म किया था और उसके लिए एक कारण था कि इंडियन मार्केट्स पहले काफी एक्सपेंसिव था, क्लास से अच्छा किया था और यहाँ पे थोड़ी मात्रा में हमें देखा थी कि कुछ स्लो डाउन हो रही थी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आए थे और एफआईआईस की भी काफी सेलिंग थी लास्ट पहले 2-3 महीने में। बट यहाँ से भी जो करेक्शन हुई है इंडियन मार्केट में, तो अभी यहाँ से वैल्यूएशंस जो एक साल पहले मार्केट्स महंगे लग रहे थे लॉन्ग टर्म एवरेज मल्टीपल के मुकाबले, अगर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के
एवरेज देखे, बट अभी मार्केट काफी फेयर जोन में है, इतने अभी महंगे नहीं हैं। और अर्निंग्स की जो अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद भी जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर की, FY24 की और 23 की, ये साल की, उसमें ज्यादा कुछ कटौती नहीं आई है। हालांकि थोड़े अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं और हमें लग रहा है कि नो डाउट कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इस तरह से बढ़े हैं और डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या कंज्यूमर ड्यूरेबल जहां पे है, वहां पे थोड़ी स्लो डाउन हुई है लास्ट एक क्वार्टर में। बट बाकी सब सेक्टर्स में देखें तो इतनी कुछ हमें डाउनग्रेड्स नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट ईयर भी निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है FY24 की, हमें अराउंड 13-14% के आसपास दिख रही है। वो काफी बेहतर है कंपेयर टू जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगी अर्निंग्स में, वो काफी फ्लैट रहेगी। और इसको नजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, डाउन साइड में ज्यादा गुंजाइश नहीं लगे हमें। और नियर टर्म में कुछ सेक्टर्स में जैसे हुआ कि ग्लोबल लिंक सेक्टर्स है, IT सेक्टर हुआ या मेटल सेक्टर हुआ, और एक्सपोर्टर जैसे हैं, वहां पे थोड़ी स्लो डाउन और अर्निंग्स कट ज्यादा हो सकते हैं, जिस तरह से US में ग्रोथ स्लो डाउन की गुंजाइश है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ठीक लग रहा है हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नियर टर्म में शायद मार्केट ज्यादा ऊपर ना जाए, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर आने के बाद थोड़ी स्लो डाउन हुई है। इवन फ्लोज के जो इंडिया में जो फ्लोज आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज रिटेल इन्वेस्टर्स के जो मार्केट में आ रहे हैं, वहां पे भी हमें शायद लग रहा है कि ये साल थोड़ी स्लो डाउन होगी, बिकॉज थोड़ा पैसा अभी डेट साइड में जाएगा और बैंक्स के FD रेट्स भी अभी काफी ऊपर आए हैं, तो सम एसेट एलोकेशन शिफ्ट डेट की तरफ ये साल हो सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स हमें यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ठीक लग रहे हैं। फेयरली वैल्यूड इस शब्द का इस्तेमाल आपने किया सर यहाँ पे। अच्छा सर, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग से और इस अर्निंग के बीच में आपने हालांकि IT का जिक्र किया, दैट ग्लोबली लिंक्ड स्पेस, जिसको काफ़ी डैमेज देखा भी गया, बट अदानी समूह में जो हुआ उसके चलते बैंकों पे एक इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आई थिंक ये ग्लोबल फैक्टर ने भी बैंकों में थोड़ी सी मार्च फर्स्ट और सेकेंड वीक में प्राइस डैमेज किया था। बैंक्स इस वक्त इन अर्निंग से पहले स्पेशली PSU बैंकिंग बास्केट सर कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे पिछली बार, कैनरा बैंक, SBI, इस प्राइस पे कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त? तो इंडियन बैंक्स में जो गिरावट आई है वो एक्चुअली सेंटिमेंट की वजह से हुई है। US में हमने देखा है कि बैंक्स काफी नीचे है, जो प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर गए थे, वहां पे मार्केट लॉसेस थे वहां पे। बट और वहां पे अगर करेक्शन होती है तो रिलेटिव वैल्यूएशन के मुकाबले यहाँ पे भी सेलिंग थी, बट अदरवाइज इंडियन बैंक्स में हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है फंडामेंटली। इनफैक्ट बैंक्स के नंबर्स ये क्वार्टर में भी काफी अच्छे होने की उम्मीद है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसके कारण शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बैंक को बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट उनका जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो काफी अच्छा रहेगा। और क्रेडिट ग्रोथ भी अभी तो अभी ठीक ही चल रही है। हालांकि नेक्स्ट ईयर थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन होगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो NPAs है बैंक्स के, वो काफी मात्रा में कम है। और काफी सेक्टर्स में देखेंगे, लार्ज सेक्टर्स और कॉर्पोरेट साइड में देखेंगे तो वहां पे कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो प्री कोविड के मुकाबले अभी काफी बेहतर है। कंपनीज की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कम आई है, तो हमें नहीं लग रहा है कि जो क्रेडिट कॉस्ट जो जिसका ज्यादा इम्पैक्ट बैंक पे प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है जब भी NPAs बढ़ते हैं, वो हमें अभी भी लग रहा है कि काफी नीचे रहेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक बैंक सेक्टर की अर्निंग्स की जो आउटलुक है नेक्स्ट ईयर के लिए हमें काफी हद तक अच्छी लग रही है और वहां पे हमें कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है। और वैल्यूएशंस भी अभी बैंक्स में जो करेक्शन के बाद काफी ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले काफी बैंक्स के मल्टीपल्स अभी एवरेज के आसपास है और उससे नीचे है। सो आई थिंक ये सेक्टर यहाँ से आई थिंक US की बैंक्स की जो कंसर्न है अभी हमें थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, वहां पे भी सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट किया है। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बोथ अर्निंग्स के आउटलुक के ऊपर और ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर हमें पॉजिटिव लग रहा है।
महेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा था मार्केट ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो महेश सर इसका मतलब हम रिटेल के लिए ये जो करेक्शन है, क्या इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लूं खरीदारी करने के लिए? और हम सबको मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, तो रिटेल को आसान शब्दों में हम सबको ये समझ में आता है कि वो प्रीवियस हाईज निफ्टी कब रीगेन करेगा महेश सर, कितना समय लगेगा, निफ्टी कहां जा रहा है यहां से? जैसे मैंने बात की लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है, उसके कारण एक दो है कि एक तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक है, ओके, महंगे नहीं है लॉन्ग टर्म के एवरेज। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, हमें अभी भी बरकरार दिख रही है। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, आपने देखा हो कि ओवरऑल इकोनॉमी भी काफी मात्रा में ठीक है। अभी जीएसटी कलेक्शंस के जो नंबर्स आए थे वो दिखा रहे थे कि काफी इकोनॉमी अभी भी ठीक तरह से चल रही है। और ओवरऑल जो ग्लोबली जो शिफ्ट हो रहा है चाइना +1, और उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और इंडिया की जो डेमोग्राफिक है प्रोफाइल, उसका भी बेनिफिट कंजम्पशन के लिए काफी लंबे समय तक रहेगा। तो वो सब देखते हुए लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया की जो है वो अराउंड 6-6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो अगर वो रहेगा तो कंपनीज की ग्रोथ भी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 11% और कंपनीज की ग्रोथ भी उसके हिसाब रहेगी। तो मार्केट यहाँ से अपने हमें लग रहा है कि वही अर्निंग्स ग्रोथ जो आएगी मार्केट में उसके आसपास रिटर्न दे सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ठीक लग रहा है। हालांकि बड़े रिटर्न्स मार्केट में नहीं अपेक्षा करनी चाहिए, बट आई थिंक ये साल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें, एक साल में तो मार्केट की जो रिटर्न्स है हमें सिंगल डिजिट दिख रहे हैं। और काफी एसेट क्लास जो है, डेट में भी रिटर्न्स हमें ठीक लग रहे हैं। तो काफी एसेट क्लास, गोल्ड, डेट और मार्केट के इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स काफी नैरो बैंड में रहेंगे। बट लॉन्गर टर्म रिटर्न डबल डिजिट यहाँ से भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये मौका अच्छा रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म जो आपका इक्विटी एलोकेशन अगर कुछ शिफ्ट हुआ है तो उसको वापस राइट एलोकेशन में लेके आने के लिए। अच्छा, हालांकि यहाँ से हमें ऐसा नहीं बोल रहे कि मार्केट को एग्रेसिवली लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस तरह से ग्लोबल कंसर्न्स है, ऊपर नीचे रहेंगे मार्केट, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पहले दिन ट्रेडिंग के आप हमारे साथ जुड़े हो, तो मैं दरअसल आपने बताया कि सबड्यूड ही लगेगा ये पूरा फाइनेंशियल ईयर। एक कंफ्यूजन है महेश सर, यूएस रिसेशन वहां पे होगा नहीं होगा, बच जाएंगे, उसको लेकर कंफ्यूजन। उस बीच ओपेक का जो फैसला संडे को आया, कल जो आया, उसको लेकर कहा जा रहा है प्रोडक्शन कट लार्जली इसलिए हुआ है क्योंकि वो कार्टेल मानता है कि सेकेंड हाफ में यूएस एटलीस्ट रिसेशन में जा रहा है, उससे पहले वो प्रीएम्प्ट करके प्रोडक्शन कट ले रहे हैं ताकि प्राइस को सपोर्ट कर सके। तो यानी कि खतरा बना हुआ है। आप लोग का आदित्य बिरला में आकलन है क्या सर, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है यूएस? और अगर बढ़ रहा है तो हम कितना डाइजेस्ट कर चुके हैं या कितना पेन अभी डाइजेस्ट करना है हमको? तो यूएस इकोनॉमी अभी भी वैसे इतनी बुरी नहीं है, काफी स्ट्रांग है। और इसीलिए फेड रेट इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो, इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। एक बात अच्छी है कि इन्फ्लेशन अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। हालांकि वहां पे भी सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो आई थिंक लैग इम्पैक्ट की वजह से नीचे आ सकता है। इनफैक्ट यूएस का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो अभी काफी मात्रा में नीचे जा रहा है। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस और जो रेंटल्स ये थे यूएस के, तो वो नीचे आएंगे। तो हमें लग रहा है कि यूएस सेकेंड कैलेंडर ईयर एंड के तरफ जाते हुए थोड़ा रिसेशन में आएगा। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि रिसेशन इज गोइंग टू बी लंबे देर तक रहेगा। एक तरफ से कोशिश हो रही है कि बैंक्स के जो रेट इंक्रीजेस हो रहे हैं वो भी पॉज हो जाए, और मार्केट एक्चुअली फैक्टर कर रहा है कि जो रेट कट्स होंगे वो ईयर एंड के आसपास चालू हो जाएंगे। अगर होता है तो रिसेशन की जो गुंजाइश है कि डीप रिसेशन की, वो हमें कम दिख रही है। और रही बात ऑयल की बारे में, तो आई थिंक ओपेक इस तरह से मैनेज कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस ज्यादा नीचे ना जाए और ऊपर भी नहीं जा सकते। आई थिंक ऊपर जाएंगे तो भी आई थिंक ओपेक विल स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो हमें लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस नॉर्मली रेंज में रहेंगी अराउंड $80 to $90 के बीच में। और जब तक ऑयल प्राइसेस $100 के नीचे है तो हमें कुछ खतरा ज्यादा मार्केट के लिए नहीं लग रहा है। अब खतरा नहीं, सुबह सुबह जो बगल में बैठ गए नीरज जी, उन्होंने कंफर्ट दे दिया है। कई सारे राज्यों के इलेक्शन आने, जनरल इलेक्शन आने, दाम बढ़ेंगे नहीं, बाकी टेंशन है नहीं। वीरो,
अपना डीजल शायद महंगा ना हो, कच्चा तेल बढ़ भी जाए तो इस साल। अच्छी बात है, शुक्रिया कहेंगे नीरज जी को, और क्या। इस साल तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अब चाहे 84 हो जाए, 85 हो जाए, 95 हो जाए। अच्छा, महेश सर को थैंक यू कर दें पहले, फिर बातचीत करते हैं, जरा इमेज पे आते हैं। महेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। लाइए भाई, आज का सवाल जो है ना, आपने देखा क्या, एक स्क्रीन पे आपको गजब की इमेज देखने को मिलेगी। टॉक ऑफ द टाउन यही है कि ये शख्स कौन है, ये आदमी, और इनके हाथ में क्या है। स्वाति, आपके सामने टीवी है क्या? अनम्यूट करके बताइए आंसर। नहीं, but I can't recognize. I can see, but there is no clarity as such. पता नहीं कौन है ये। इसको लोग आंख बंद करके पहचान सकते हैं इमेज को। एक्चुअली अमित को मालूम है। अमित को तो पता है, अमित मुस्कुरा रहे हैं। मेरा आंसर अभी के अभी बता दिया जाएगा इसका आंसर। अच्छा अमित, आप ही दे दो। ये एक तो कैसा लगा मेरा सवाल, और दूसरा इसका सही आंसर क्या है? जी, सवाल बहुत बढ़िया है, वीरेन जी हैं, और मैंने इनफैक्ट कमेंट भी किया था, लुकिंग डेपर एंड स्मार्ट, ट्विटर पे। अरे छाए हुए थे, मैं वीकेंड पे था नहीं मुंबई में, तब पता चला एकदम छाए हुए हैं हर तरफ। वैसे मैंने सवाल पूछा नहीं, वीरू आपने खुद भी ट्विटर पे देखा कैसे भर भर के आंसर्स आ रहे हैं। वीरेन जी तो हैं, दूसरा कंफ्यूजन ये है ग्लास में पकड़े क्या हुए हैं। इनका कहना है कि ये लेमोनेड है, पर जनरली पब्लिक मान नहीं रही है। आप कुछ गेस करना चाहते हैं? नहीं, मैं भी नहीं मान, मैंने तो लिखा भी था कि लग तो नहीं रहा ये। तो इन्होंने क्या, किसकी कसम खाई थी इन्होंने? किसकी? यूएसएल की? नहीं, बन जाओगे। टर्मिनल की। अरे किसकी भूल गया मैं, भाव कॉपी की ऐसी कसम खाई थी कि नहीं वही है लेमनेड। वीरू आप सच्चाई बता दो अब आप। टर्मिनल की कसम खाई थी। अरे इन्होंने टर्मिनल 3 लगा दी, टर्मिनल 3 की कसम। तो टर्मिनल 3 क्या करने पहुंच गए? वीरू सच्चाई मुझे क्या है ना भाई? मालूम था, मुझे ना मालूम था कि इस तस्वीर का ये हश्र हो जाएगा और नींबू पानी पर भी सरेआम ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा। शुक्रवार की शाम थी, एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया था, घर के पास ही था। वहाँ हॉट ड्रिंक्स सर्व भी नहीं होती है, तो ये नींबू पानी ही है। दरअसल हुआ क्या, अब से करीब 2 हफ्ते पहले मैंने एक इमेज पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो लोग गैस करने लगे भाई ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉ डाल के कौन हॉट ड्रिंक पीता है। तो ये हार्ड ड्रिंक नहीं है, ये नींबू पानी है, फ्रेश लाइम सोडा। नीरज जी आप यकीन मानिए, पहला शक आपने जाहिर किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पब्लिक क्योंकि क्वेश्चन करती तो हमारा काम है, प्लेटफॉर्म है हम कि वो क्वेश्चंस क्वेरीज को सॉल्व करें। हमारा कोई वो ऐसा चित्र में हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो मानना ही पड़ेगा। हम चित्र में टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। चॉइस ही नहीं है, मान ही अच्छा लिया। वीरू, वेडनेसडे का सवाल। जी हाँ, अब आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी, आपको गैस करना है कि ये प्लेस क्या है। देखिए आज ऑयल एंड गैस स्पेस काफ़ी बातचीत में है। अभी नीरज जी ने अगर आप देखें दिलासा दिलाई है कि इस साल तेल के दामों में वृद्धि नहीं होगी। एक पेट्रोल पंप आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, और ये बताइए ये पेट्रोल पंप, ये स्थान, ये कहाँ स्थित है। आपकी स्क्रीन पे ये इमेज आएगी और इसका जवाब आपको मिलेगा बुधवार को आशीष, मेरे और नीरज जी के साथ इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। ये तस्वीर कहाँ की है आशीष? ये तो मुश्किल है, कुछ दिन में बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। मैं तो इंडियन ऑयल को फोन करके पूछ लूंगा कि कौन सी पहाड़ में पंप खोला है। ये ढूंढ के लाएंगे, फिर हम लोग देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप वेडनेसडे को जब मुलाकात होगी इसी समय इस सवाल का आंसर। नीरज जी ओवर टू यू। अच्छा अमित जी, स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो भैया क्या मार्केट एकदम ठीक ठाक चल रहा है, और मिड कैप में सबसे अच्छी तेजी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने क्रूड ऑयल की जो तेजी वेजी है ना, उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया है। असली फोकस अब इक्विटी मार्केट पे, और वो ठीक लग रहा है अभी तक आशीष। ब्रॉडर मार्केट देखो आप, 5:1 का एडवांस डिक्लाइन। फ्राइडे का कैचअप वो प्ले कर रहा है ब्रॉडर मार्केट, है ना? पता ना, जेपी मॉर्गन की उस बात से मैं बहुत कन्विंस था जब उसने कहा था कि जो उसके हेड ऑफ फिक्स इनकम वाले ने कहा क्या? कि अगले 3 महीने इक्विटी चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे उसकी बात बड़ी कन्विंसिंग लग रही क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? उसका ये मानना था कि अभी जितना पेन था ना, उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपने ये बैंक वाले में देख लिया, अभी कुछ समय के लिए शांति रहेगी। छोटा सा ट्रेलर मतलब अभी पिक्चर बाकी है? पिक्चर तो बाकी है ना, उसने कहा था जुलाई के बाद पिक्चर आएगी। तो 3 मंथ का प्रोडिक्शन उसका था कि मार्केट चलेगा, इसलिए मैं बहुत कन्विंस था। सुबह भी मैं कर दी इसको भूल जाओ तो मार्केट सही है। तो खैर
तेजी है, हम लोग देखेंगे कैसा रहेगा। ऑयल मार्केट यहाँ बिल्कुल वैसे प्रोडिक्शन था, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नीचे हैं और ऑयल ONGC कितना 5% अरे ऊपर है। वो उधर चल रहा है, OMCs की पिटाई हो रही है, बिल्कुल सटीक था सुबह सीधा सौदा का सारा। सही है लगेगा। बहुत पिट रहा है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।